जनरल अवेयरनेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन हिंदी में। तो आज जो है अपना 9th सेशन है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो 51 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर मतलब क्या है आपका, बायोटिक कारक के रूप में कौन सा वर्ग में नहीं है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, या प्लांट है, पौधे हैं, या मिनरल इन द ऑयल, मिट्टी के खनिज, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको आप लगाने वाले हो 3 स्टार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाला है, ये पहला ही क्वेश्चन आज का। तो देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, बाद में फिर आपका आंसर पे आएंगे। तो फर्स्ट, इसका मीनिंग आपको बताना चाहिए कि बायोटिक फैक्टर क्या है, ठीक है। बायोटिक जो इसका मीनिंग है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बायोटिक मतलब क्या है, जो भी इकोसिस्टम से अपने, ठीक है, जो वाटर रह गया, अपना एयर रह गया, कुछ भी रहेगा, इकोसिस्टम है, तो उसमें जो लिविंग थिंग्स है, ओके, मतलब जो जिंदा है, इन शॉर्ट अगर बोले सिंपल लैंग्वेज में, जो जिंदा है, तो वो आपके बायोटिक में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इधर आपका प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, प्लांट एनिमल आ गया, इसमें आपका फंजाई भी आ गया, फंजाई, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया। तो ये आपके एग्जांपल्स है जो आपको नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से आपके अपने नोट्स बनाइए। तो इस तरीके से अपने आप नोट्स बनाने वाले हैं। तो ये एग्जांपल लिखने वाले हैं। बायोटिक का मीनिंग क्या है, जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा है, वो बायोटिक बोलते हैं उसको हम, ठीक है। बाद में फिर अबायोटिक क्या होने वाला है, क्योंकि इधर क्या पूछा है, कैन नॉट बी बायोटिक, मतलब दूसरा टाइप आ गया इधर आपका अबायोटिक। तो अबायोटिक क्या रहेगा, सिंपल है कि जो जिंदा नहीं है, राइट, जो जिंदा नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या है आपका, अबायोटिक है। तो इसमें अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं तो एग्जांपल आप लिख सकते हो अबायोटिक के, कि जैसे इधर आपका सन आ गया, ठीक है, इधर आपका सन आ गया, इधर आपका गैस, सॉइल, बाद में आपका वाटर भी आ गया, इधर वाटर, एयर, कुछ भी लिखो, वाटर, एयर आ गया, ठीक है। बाद में मिनरल्स आ गए, जो अपने मिनरल लेते हैं, खनिज, वो आ गए सब मिनरल्स। तो इस तरीके से आपके ये एग्जांपल होंगे अबायोटिक के। अभी आप अगर ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्मजीव। तो अपने जो बैक्टीरिया, फंजा आ गए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गए, राइट, उसमें आ गए। तो ये तो अपना बायोटिक हुआ, ये अबायोटिक नहीं है, क्योंकि आपको अबायोटिक पूछा है, ठीक है। एग्जाम हॉल में कभी भी आप ध्यान रखोगे, इधर आपका कैन नॉट पूछा है, ठीक है। अगर गलती से आपने ये नॉट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि होता है कभी कभी जल्दी जल्दी में हम रीडिंग करते हैं, तो जस्ट ये नॉट को भूल जाते हैं और अपने को लगता है बायोटिक फैक्टर पूछा है, ठीक है। लेकिन इस पे ध्यान देना है अपने को। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉसिल फ्यूल पे मैं बाद में आता हूँ। प्लांट, प्लांट भी बायोटिक है, जिंदा है, राइट, लिविंग थिंग्स है, तो ये भी नहीं रहेगा। मिनरल्स इन द सॉइल, तो इधर मैंने लिखा है जैसे आपका मिनरल और सॉइल दोनों क्या है आपका अबायोटिक है, और अपने को वही पूछा था, तो आपका आंसर जो है डी होगा। नाउ सी, जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, वो हम कैसे बनाते हैं, जो एनिमल्स से और प्लांट होते हैं, ठीक है, वो जब मर जाते हैं तो उनसे हम क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं उससे बनता है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। मतलब मैक्सिमम लोग इसको अबायोटिक में देखते हैं, क्योंकि आपका जो प्लांट और सॉरी बायोटिक में देखते हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट और एनिमल से ही बनता है, भले ही वो मर जाए, लेकिन प्लांट और एनिमल से ही वो करते हैं, ठीक है। लेकिन बायोटिक का अपना डेफिनेशन क्या है, ऑल द लिविंग थिंग्स ओनली, सभी जिंदा चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपका एक एक्सेप्शन है, तो आप इसको नोट डाउन करोगे अच्छे से, कि जो फॉसिल फ्यूल है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं उससे हम बनाते हैं, इसलिए ये भी आपका बायोटिक में ही आता है, ये भी आपका बायोटिक में आता है। तो दैट्स व्हाई आपका बी ऑप्शन नहीं था, आंसर नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये नहीं मिलेगा किधर भी, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी इस क्वेश्चन के लिए। अब जाते हैं आगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो। ओके, 52, आफ्टर वेल एंड ट्यूबवेल विच अमंग द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ठीक है। तो कुल और नलकूपों के बाद निम्नलिखित कौन सा सिंचाई के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। तो सिंचाई के बारे में हम अभी पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं, बाद में देखते हैं कि सबसे बड़ा जो स्रोत होगा वो क्या होगा, टैंक होगी, नहर होगी, नदी या तालाब होंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इरिगेशन है, ठीक है, वो आपको बताना चाहिए क्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, जो आपका है कैनल्स, ठीक है, नहर जो है, वो वेल और ट्यूबवेल के बाद, मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाला लार्जेस्ट सोर्स बोल सकते हैं इरिगेशन, इंडिया में यूज करते हैं हम, ठीक है। ओके, अभी इसको भी आप 3 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपका आज का। तो अभी डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनली। ओके, तो इरिगेशन आप देख सकते हो इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे प्लांट है, जो खेती में हम इस तरीके से पानी दे रहे हैं,
एक तरीके से ये रेन का ही पानी है ऐसा लगता है, राइट। आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं इसको, इसलिए आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक मुझे पता चल रहा है डायग्राम से, ये पिक्चर से, कि जो ड्राई लैंड होने वाला है, ओके, मतलब जिधर पानी की समस्या होने वाली है उधर हम आर्टिफिशियली पानी देते हैं। मतलब ये हमने ये एक सिस्टम बना दिया पानी देने का, तो उससे हम पानी देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई। तो ये आपको याद रखना है। और ये है ना आपका जो रेन वाटर है उसका सप्लीमेंट है, उसका सप्लीमेंट है, ठीक है। जैसे कि कभी अभी क्या होता है अपने बॉडी में, कभी सपोज कैल्शियम की कमी होती है, राइट, कैल्शियम की कमी होती है ना, तो हम सप्लीमेंट लेते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट लिया। प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं हम। तो इसलिए ये भी आपका जो इरिगेशन है ये भी आपका सप्लीमेंट है। तो इस टाइप से भी आपका एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, खासकर टीसीएस, की इरिगेशन जो है वो क्या है, एक प्रकार का सप्लीमेंट है रेन वाटर का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अपना इंडिया है वो क्या है आपका, उसका जो मानसून है वो कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है। उसका क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है अपनी इंडिया का, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब ये सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूं मैं क्या है, तो अब नहीं, इधर पता है आपको 3-4 महीने ही बारिश होती है, राइट। तो बाकी के 7-8 महीने हम क्या करेंगे, राइट। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अपना जो एग्रीकल्चर है वो पता है आपको, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपना एग्रीकल्चर। और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा उसका मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना चावल हो गए, जैसे अपना चाय हो गई, ठीक है, अपने गन्ना हो गया। तो इसके मतलब बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा बनेंगे, ज्यादा खेती नहीं होगी, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, राइट, फार्मर्स हमारे, और कैसे देश अपना आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये 7-8 महीने हम क्या यूज करते हैं, इरिगेशन, मतलब सिंचाई हम यूज करते हैं। इस तरीके से हम पानी देते हैं और अपना जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से करते हैं। और यस, तो इसके लिए अपना जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही हेल्प मिलता है। तो बहुत ही यूजफुल चीज है, ठीक है। तो आपको पता चल गया अभी कि इरिगेशन क्या है और उसका यूज क्यों हो रहा है। नेक्स्ट थिंग अभी है आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब इरिगेशन हम किस किस से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है डैम हम ये करते हैं, ठीक है, डैम डेवलप करते हैं नदियों पे। तो फिर डैम से एक कैनल, मतलब क्या है, एक ऐसा नली जैसा होता है, फिर उससे थ्रू हम वाटर अपने एग्रीकल्चर को पहुंचाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक कैनल का यूज हो गया, जो अपना क्या है, आंसर है क्वेश्चन का, थर्ड मोस्ट यूज इरिगेशन सोर्स है इंडिया में। बाद में आपका एक टैंक आ गया, ठीक है, टैंक और पॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। इसका यूज क्या रहेगा, हम पानी सेव करके रखेंगे, एक टैंक में पानी सेव करके रखेंगे। जैसे आपने बताया बिल्डिंग के ऊपर टैंक रहता है, राइट, उसमें हम क्या करते हैं, पानी सेव करके रखते हैं। और फिर जब जरूरत होती है हम तब यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए हम जरूरत होगी तो हम यूज करने वाले हैं। बाद में अपना वेल है, ठीक है, और ट्यूबवेल है, वेल और ट्यूबवेल। अभी वेल और ट्यूबवेल में क्या डिफरेंस है, सिंपल है, कुछ नहीं है। एक अपना जो वेल रहेगा, ठीक है, वो नॉर्मल रहता है, और ट्यूबवेल मतलब उसमें जब मैं मोटर बैठाता हूँ, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे सोसाइटीज में मोटर रहती है, आपके भी होगा कि मोटर ऑन करो और पानी फिर ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और अपने घर पे आता है, राइट, इस तरीके से। तो जब भी आपका मोटर लगेगा तो आपका ट्यूबवेल बोलते हैं उसको, और नॉर्मल वेल मतलब मैन्युअली, पता है ना आपको गाँव में कैसे हाथ से पानी, मतलब एक बकेट डालते हैं अंदर और फिर उसको खींचते खींचते खींचते, राइट, इस तरीके से। तो उसको जस्ट वेल बोलेंगे मैन्युअली हम, जैसे अपने को पानी निकालना है। ट्यूबवेल मतलब मोटर अपना काम करेगा, ठीक है। तो इतना सिंपल डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए कंपलसरी। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम इरिगेशन एरिया है यू, ओके, जो इंडिया में मैक्सिमम इरिगेशन एरिया है, मतलब किधर जरूरत है, मैक्सिमम एरिया किधर है इंडिया में जिधर इरिगेशन का नीड है, सिंचाई की जरूरत है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मैक्सिमम इरिगेशन एरिया और सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जो एरिया है, ठीक है, जगह है, वो उत्तर प्रदेश में है। बाद में आपको पता है कि अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बहुत रहते हैं, राइट, नदियों पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो उससे भी एक मतलब मदद होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपना है वो क्या है, आपका वेल से आता है फर्स्ट, और बाद में ट्यूबवेल, और बाद में फिर अपना आता है कैनल्स, और बाद में जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट से अपने, और आपका ये भी हो गया कैनल, टैंक हो गया, राइट, इस तरीके से है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। जिस तरह से अपने सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस तरह से नोट कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, इसका 1000 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट 6 मंथ में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो एमटीएस से यूपीएस से भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो बेसिक आपको एमसीक्यू एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, जाते हैं आगे। तो ये हमने क्या देखा, यूज देखा और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड देखा।
ओके 53 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फीड्स द टेहरी डैम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि टेहरी डैम क्या है। तो अगर मैं पूछूं आपको कि इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सा है, इंडिया का टॉलेस्ट, ओके, और इसको ही मैं अगर अलग वे में बोलूं तो अपना जो हाईएस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा डैम है इंडिया का, टेहरी डैम है। किधर है ये टेहरी डैम? उत्तराखंड में है। ठीक है, टेहरी डैम किधर है आपका? उत्तराखंड में है। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर जो है टेहरी डैम को फीड करती है, अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घग्गर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा भागीरथी रिवर, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। अभी ये तो हो गया टॉलेस्ट और हाई, सबसे ऊंचा। तो सबसे लॉन्ग अगर मैं बोलूं, लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लॉन्ग कौन सा है, लॉन्ग और ऊंचा। ओके, आई होप आपको डिफरेंस मिला होगा। तो सबसे लॉन्ग आपका है हीराकुड डैम, सबसे लॉन्ग आपका है हीराकुड डैम। ठीक है, और ये डैम किधर है? महानदी पे है, ये डैम किधर है? महानदी पे। ठीक है, तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपके बनते हैं इधर से कि टॉलेस्ट हाईएस्ट कौन सा है, टेहरी डैम, लॉन्गेस्ट आपका हीराकुड डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, जाते हैं आगे। Which among the following river is known as यारलुंग टीसंगपो? ठीक है, यारलुंग टीसंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। किस रिवर को, किस नदी को? इंडस, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इधर है कि लॉन्गेस्ट रिवर अगर मैं आपको पूछूं, ओके, जीके का क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर आपको कौन सा इंडिया का ये आपको बताना चाहिए, तो वो है आपका इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर आपका लॉन्गेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर है वो। और बाद में आता है अपना सेकंड लॉन्गेस्ट, तो वो आपका आता है, सेकंड लॉन्गेस्ट में क्या आता है? ब्रह्मपुत्र आता है। ठीक है, इंडिया की बात की है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखो, ठीक है, तो वर्ल्ड पे अपना लॉन्गेस्ट कौन सा है? नाइल नदी है। और दूसरा दूसरा सेकंड नंबर पे क्या है? अमेजोन है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे तो नाइल हो गया, अमेजोन हो गया। अभी इसमें अगर और एक मैं थोड़ा डीप जाऊं क्वेश्चन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि डीपेस्ट रिवर कौन सा है, मतलब सबसे गहरा रिवर कौन सा है, डीपेस्ट रिवर, गहरा, तो वो भी कौन सा है आपका? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के लिए क्या क्या पॉइंट है आपका? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का, बाद में डीपेस्ट रिवर है। ठीक है, और यारलुंग टीसंगपो तिब्बत में इसको अलग नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको कंपल्सरी याद रखनी है। ठीक है, जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अभी इसमें देखिए, इसमें आपको आंदोलन मतलब कैसे कैसे हुआ है वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, हर एक आंदोलन का आपको डेट भी याद रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा 55 है, वो आपका होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आपका कब हुआ था, ये आपको पता होगा, तो 1920 में हुआ था। ठीक है, अभी देखो एग्जाम में आपको ऐसे सीक्वेंस भी पूछता है, तो पहले आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है, बाद में आपका कौन सा आएगा सेकंड लेवल पे? बाद में आपका आएगा इधर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो आपका हुआ 1922 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब हुआ? 1922 में। अभी थर्ड में आपका कौन सा आएगा इधर? होम रूल मूवमेंट, तो बाद में आपका हुआ होम रूल मूवमेंट। ठीक है, सॉरी सॉरी, होम रूल मूवमेंट आपका 1916 का था, तो ये आपका सबसे पहले आएगा होम रूल मूवमेंट, क्योंकि ये क्या है आपका 1916 का है। और ये आपका क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ऑब्वियसली 1942, तो ये इजी याद रखना। ठीक है, भारत छोड़ो। तो पहले कौन सा था सबसे? होम रूल मूवमेंट। ठीक है, बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऐसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ऐसे अपने नोट्स में ऐसे इस तरीके से आप मेंशन करो। एंड लास्ट में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस से इवेंट है जो कि आंदोलन हुए हैं उनके। तो इतना इंफॉर्मेशन इनफ है, जाते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं फिजियोग्राफिक मतलब एरिया वाइज, फिजिकल एरिया सबसे ज्यादा किधर है? थार डिजर्ट में है, हिमालयन माउंटेन में है, डेक्कन प्लेटो, ग्लेड प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपका हिमालयन माउंटेन है, सबसे बड़ा एरिया जो है हिमालयन माउंटेन का है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है, जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल ग्रह। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर रहेगा इसका 57 का?
मार्स मतलब मंगल ग्रह। अभी इसके 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मतलब लाल क्यों रहता है, ओके, रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पे जो है अगर आप जाओगे मंगल ग्रह पे तो आपको आयरन ऑक्साइड की एक लेयर मिलेगी, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है अपना उसकी लेयर मिलेगी और उसकी वजह से उसको रेड कलर आता है, ठीक है। तो ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। और इसके जो 2 सैटेलाइट है, 2 उपग्रह है, वो आपको याद रखने हैं। तो सैटेलाइट क्या क्या है, नाम क्या है उनके, फेबोस और डाइमोस, ठीक है, फेबोस और डाइमोस। तो ये 2 इजी नाम है, फेबोस डाइमोस, तो आपको याद रखना है कंपल्सरी। जाते हैं आगे, 58 क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शांतिमय समय का वीरता पुरस्कार है, इसको 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना होने वाला है ये, और अभी इतना पूरा इसका डिस्कशन करेंगे हम अच्छे से, कि आपको बताने वाले सब में चीजें क्या है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। तो फर्स्ट में आपको थ्योरी हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बाद में देखते हैं ऑप्शन। तो ये जो अवार्ड रहते हैं, ठीक है, जो गैलेंट्री अवार्ड इनको बोलते हैं, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो ये एक पार्ट है मिलिट्री अवार्ड्स का। तो एक बड़ा अपना कैटेगरी है जो मिलिट्री अवार्ड को संबोधित करता है, ठीक है। इसके 4 टाइप है। अभी मिलिट्री अवार्ड में क्या है आपके, 4 टाइप है। इस तरीके से आप नोट बनाओ तो इजी रहेगा, ठीक है, याद रखने के लिए और रिवीजन करने के लिए। एक तो आपका है वॉर टाइम अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, युद्ध के समय, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड एक हो गया। बाद में एक आपका होगा पीस टाइम अवार्ड, पीस टाइम। बाद में आपका होगा इधर वॉर टाइम, वॉर टाइम और पीस टाइम, वॉर टाइम और पीस टाइम क्या रहेगा अपना, सर्विस, ठीक है। एंड बाद में आपका फोर्थ रहेगा पीस टाइम, पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये 2 अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इधर से मिलेंगे, ठीक है, 99%। तो इसमें भी आपके 3 टाइप आएंगे अभी, ठीक है, 3 टाइप आएंगे। अभी ये जो 3 अवार्ड है इसका आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पहले नंबर कौन सा है, जो कि बोलते हैं हम हाईएस्ट कौन सा अवार्ड है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए सीक्वेंस याद रखो। तो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में, वो आपका है परमवीर चक्र। क्या है आपका, परमवीर चक्र, ठीक है। बाद में सेकंड पे आता है आपका महावीर, महावीर चक्र, महावीर चक्र चक्र, ठीक है। बाद में आपका आता है वीर चक्र, वीर चक्र। तो ये तो हो गया वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अभी पीस टाइम में देखते हैं। तो पीस टाइम में भी अपने 3 अवार्ड है, ठीक है, पीस टाइम में अभी 3 अवार्ड है। तो इधर क्या है आपका, पहले तो अशोक चक्र, अशोक चक्र, चक्र लिखे बाद में कीर्ति चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र। एंड आपका बाद में शौर्य, शौर्य चक्र, ठीक है, शौर्य चक्र, ये आपको याद रखना है। इसमें वॉर टाइम पीस टाइम में अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो कि सेना, वायु और नौसेना, ठीक है, सेना, वायु और नौसेना। तो इस टाइप से आपके ये अवार्ड होने वाले हैं। अभी इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आपका, आपको पूछा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, शांति समय का कौन सा है। तो देखते हैं क्या है, महावीर चक्र नहीं, ये वॉर टाइम का है, देखिए महावीर चक्र, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। परमवीर चक्र ये भी इधर का है, वॉर टाइम का है। वीर चक्र ये भी आपका वॉर टाइम का है, तो आपका आंसर क्या होगा, अशोक चक्र होगा, ठीक है, पीस टाइम से अशोक चक्र। तो ये आपको याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ कि पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो आपको याद रखना है अशोक चक्र, ठीक है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, अशोक चक्र। अगर मैं पूछूं आपको वॉर टाइम में कौन सा है, तो परमवीर, ठीक है, परमवीर, महावीर और वीर, इजी है, ठीक है। पहले परम आएगा, बाद में महा आएगा, बाद में वीर आएगा। इधर भी आपका अशोक, कीर्ति, शौर्य, ओके। अभी ये तो हुआ अपना आंसर। अभी अगर मैं बात करूं परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र की बात करते हैं थोड़ी। तो जो वॉर टाइम होता है, ठीक है, युद्ध समय है, उसमें जो भी जो सैनिक है अपने, वो जो भी मतलब बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है, बहादुरी से मतलब ये करते हैं, सब अपने हिफाजत करते हैं अपनी, तो उनके लिए यह दिया जाता है परमवीर चक्र। वो शहीद हो जाते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो ये फर्स्ट दिया था 1947 में, ये आपको याद रखना है। किसको दिया था ये, सोमनाथ शर्मा को। तो सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट ये मिला था परमवीर चक्र 1947 में, 1947 में, ठीक है। क्यों, जो बैटल हुआ था बडगाम में, ठीक है, बडगाम है जो उधर बैटल हुआ था, तो बडगाम का युद्ध भी आ सकता, उसके लिए सोमनाथ शर्मा को दिया गया है, ठीक है। अभी
सेकंड आपका आता है महावीर चक्र, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ था महावीर चक्र का, ठीक है, महावीर चक्र। तो ये जो मिला है इस साल 2021 में, तो ये मिला है संतोष बाबू को, ठीक है, कॉलोनियल संतोष बाबू। तो इनको मिला है, क्यों मिला है, जो गलवान घाटी में आपको पता है कि ये चल रहा था चाइना और इंडिया का जो बहस चल रही थी, तो उस पे मतलब ये हुआ, जो झगड़े चल रहे थे, ठीक है, गलवान घाटी में, तो उसके लिए मिला है उनको। लद्दाख में जो है गलवान घाटी, ये आपको याद रखना है। और ये कब का ऑपरेशन व्हाइट, इससे आप मुझे याद आता है कि ऑपरेशन स्नो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑपरेशन स्नो जो है चाइना से फाइट करने के लिए, ये ऑपरेशन स्नो मतलब जो संतोष बाबू थे इनकी टीम ने एग्जीक्यूट किया था अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी ऑपरेशन स्नो, इस स्नो से मुझे में एक याद आया, एक मुझे आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल, राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो आपका है लाइपर्ड, ठीक है, स्नो लाइपर्ड भी बोलते हैं इसको। तो लाइपर्ड आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश का एनिमल है, आपको कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। और जो महावीर चक्र है किसको मिला था, संतोष बाबू को, किसके लिए, गलवान घाटी जो लद्दाख में है, उसको जो डिस्प्यूट हुआ चाइना के साथ, उसमें ये शहीद हो गए हैं, ठीक है, शहीद हो गए थे, इसलिए उनको ये मिला है महावीर चक्र, ठीक है। उनके पेरेंट्स जो है वो बेसिकली उनको खुशी नहीं हुई इतनी, क्योंकि उनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए ऐसा उनको लगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको महावीर चक्र दिया था, ठीक है। अभी 1965 में फर्स्ट किसको मिला, ये क्या हम बात कर रहे हैं, महावीर चक्र। तो 1965 में मिला था जगमोहन नाथ को, ये आपको याद रखो, जस्ट नाम याद रखो, जगमोहन नाथ, ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी इसका डिक्लेयर हुआ है इसलिए। तो जगमोहन नाथ, ओके, जगमोहन नाथ। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, आई होप सभी चीजें आप प्रॉपरली लिख रहे होंगे पेशेंस के साथ, राइट। द ओल्डेस्ट ऑयल वेल इन ऑपरेशन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पूरा तेल कुआं कौन सा है पुराना, तो आपको पता है दिग्बोई, बारायोनी, मथुरा, हल्दिया, तो आपका क्या है, दिग्बोई है, सबसे पुराना है, ठीक है, दिग्बोई आंसर है। 60 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम हु प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल टू वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स, ठीक है। तो प्रशिक्षण एंड कौशल प्रदान करती है, कौन सी ऐसी स्कीम है, कौन सी योजना है, तो आपको पता है योजना से हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, और योजना के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 3 स्टार का। तो इसमें क्या याद रखना है आपको बेसिकली, कि जो योजना है, जो इसका आंसर है बेसिकली क्या है आंसर, देखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ट्रेडों में, ठीक है, मतलब ट्रेड मतलब ये काम, तो पारंपरिक और नॉन पारंपरिक में आपका जो योजना है वो आपका किशोरी शक्ति योजना है, ठीक है। तो जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो इनकी तरफ से ये योजना लागू की है, ठीक है। और ये 2007 में लागू की, किधर, ओडिशा में, 2007 में ओडिशा में ये योजना लागू की, किशोर शक्ति योजना। अभी इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको और एक योजना पता है जो लड़कियों के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसका ईयर क्या है बताओ मुझे, इसका ईयर देखिए बताओ क्या है, इसका ईयर आपका 2050, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 2050। और भी बहुत सारी योजना है, कि जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तेजस्विनी योजना है, मुख्यमंत्री ये है सुकन्या योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, किशोरी शक्ति योजना एक है। तो ये जो है वो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो वुमेन और लड़कियां हैं, ठीक है, और उनके मतलब प्रशिक्षण के लिए यूज करते रहता हूँ, ओके। जस्ट इनका याद रखो नाम, अपना डेट याद रखो, 2015 में बेटी पढ़ाओ, और किशोर शक्ति योजना ओडिशा में 2007 में स्टार्ट किया था, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की तरह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया एयरपोर्ट विल द विंग्स इंडिया 2020, ठीक है। तो विल इंडिया 2020 क्या है, विंग्स इंडिया 2020, ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस था सिविल एविएशन सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो किस एयरपोर्ट पे हुआ ये, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बेगमपट एयरपोर्ट, बडोगरा एंड चेन्नई इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बेगमपट एयरपोर्ट। अभी देखते हैं इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सिविल एविएशन सेक्टर का था, तो आपको पता होना चाहिए सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो है आपके हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो है ये बेगमपट जो एयरपोर्ट है वो किधर है आपका, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद।
तो अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो विंग्स इंडिया 2020 है वो किधर हुआ था, वो हैदराबाद में होता है, ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किधर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बड़ोदरा किधर है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और बाद में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो आपका किधर आ गया, चेन्नई है तो तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। तो ये तो हुआ। अभी इस पे और देखते हैं, तो इसको भी 3 स्टार लगा दो। अभी जो सिविल एविएशन में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स डे कब होता है, ठीक है। एयरफोर्स डे कब होता है, तो होता है वो 8 अक्टूबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आपका होता है ये एयरफोर्स डे, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो सिविल एविएशन है, तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब होता है आपका, तो वो आपका होता है 7 दिसंबर। इसी सीक्वेंस में याद रखो, पहले याद रखो एयरफोर्स डे, बाद में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। 8 अक्टूबर 7 दिसंबर याद रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अभी एविएशन के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एविएशन कौन है, ठीक है, जनक कौन है एविएशन के, फादर ऑफ एविएशन। तो जनक कौन है, वो है सर जॉर्ज कैले, ठीक है, तो जॉर्ज कैले, ठीक है, जॉर्ज कैले ये है। इंडिया में आपको एक पता होना चाहिए कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिधर एयरपोर्ट नहीं है, तो कौन सा राज्य है जिधर एयरपोर्ट नहीं है, नो एयरपोर्ट, किधर है, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में एयरपोर्ट अभी तक नहीं है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और जितने भी बाकी राज्य और उप राज्य में नहीं ये है एयरपोर्ट है, उसमें सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, सबसे क्लीन, सबसे क्लीन एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो आपका है मदुरई का, ठीक है। तो सबसे क्लीन एयरपोर्ट आपका है मदुरई का, जो 2020 में ये था डेटा मेरे पास, 2021 का अभी तक आया नहीं है, तो जैसे आएगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा बाद में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस पे। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अभी इसको भी 3 स्टार लगा दो और 5 स्टार लगा दो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, और मैक्सिमम टाइम पूछते हैं हिस्ट्री का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो है आपका एंग्लो मैसूर वार। कि एंग्लो मैसूर वार जो तीसरा था, उसके समय भारत में, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको वॉरेन हेस्टिंग, जॉन मैकरसन, देन अर्ल कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर, ओके। तो अभी एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे ही आप की पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। चारों एंग्लो मैसूर वार के बारे में आपको जानकारी दूंगा, वैसे आप की पॉइंट लिखोगे अपने नोट्स में, और वैसे आप उसको रिवाइज करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, ओके। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में आते हैं हम, कि फर्स्ट जो हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1767 टू 1769 में, ठीक है, 1767 टू 1769 में आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था। अभी इसके टाइम कौन था, हैदर अली था, ठीक है, हैदर अली। तो हैदर अली और जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था, और हैदर अली ने डिफीट किया था ब्रिटिश को, ठीक है। और उनके बीच में संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के समय, ठीक है। कंपल्सरी याद रखो, किसके बीच, हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच में। अभी ब्रिटिश की तरफ से कौन था, उधर से सेना को लीड कर रहा था ब्रिटिश सेना को, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ओके। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपका था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इधर कंफ्यूज नहीं होना है, इधर मैंने क्या बोला है, गवर्नर जनरल, ठीक है। अभी कैसे, अब देखते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि गवर्नर से गवर्नर जनरल आ गया। तो देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो फर्स्ट गवर्नर बंगाल था, ठीक है। तो ये कब तक था, 1772 तक था, 1771 सॉरी 1771 तक था। बाद में 1772 को कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग आया, ठीक है। 1772 को कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग आया। तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड गवर्नर बन गया, राइट। फर्स्ट तो क्लाइव था, क्लाइव गया, हेस्टिंग आया, तो हेस्टिंग अपना सेकंड बन गया। अभी 1773 में एक एक्ट पास हुआ, जिसके तहत बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल अभी होगा, ऐसे डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपना वॉरेन हेस्टिंग है। अभी इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत डीप। तो देखिए, तो वॉरेन हेस्टिंग है, ये 1773 में लास्ट गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि लास्ट गवर्नर बंगाल का कौन है, ओके, याद रखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल अलग अलग चीजें हैं। तो फर्स्ट गवर्नर क्लाइव, लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था, राइट। लास्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 में एक्ट पास हुआ, और बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल,
फर्स्ट गवर्नर जनरल, जनरल वर्ड ऐड हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। तो लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल एक ही था आदमी, जो है वॉरेन हेस्टिंग। जस्ट इधर आपका एक्ट पास हुआ इसलिए वो हुआ, ठीक है। तो ये इसके बीच में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वार के, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। बाद में आपका सेकंड आ गया, बाद में आपका सेकंड आ गया, तो ये आपका था 1780 टू 1784, ठीक है। अभी 1780 में क्या, अभी इसके टाइम क्या हुआ, जो हैदर अली है उसको डिफीट कर दिया, ओके, उसको हरा दिया ब्रिटिश ने और मार दिया। तो इधर और ब्रिटिश का भी सेना जो है वो आयर कुटे था उस समय, ठीक है। तो आयर कुटे ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान किया और हैदर अली को खत्म कर दिया। और फिर अगेन एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, और इस टाइम आपकी जो ट्रीटी हुई वो आपकी मैंगलोर की, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, ठीक है। और ये किसमें हुई? अभी हैदर अली तो गया, लेकिन उसका ये आया, सन आया, उसका बेटा आया टीपू सुल्तान, ठीक है। तो उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, उसके बीच में और आयर कुटे के बीच में क्या हुआ? मैंगलोर की संधि हुई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड के टाइम क्या हुआ, कौन कौन था? टीपू सुल्तान और आयर कुटे के बीच मैंगलोर की संधि हुई है। और इस टाइम कौन था? आपका वॉरेन हेस्टिंग ही था, ठीक है। इस टाइम का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग ही था इस टाइम तक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि ये तो सेकंड तक था। अभी ऑब्वियसली थर्ड में चेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 5-5 साल में चेंज होते हैं ना अभी अपने गवर्नर, ओके। तो अभी आते हैं हम थर्ड पे। तो जैसे हम थर्ड पे पहुंचे, ठीक है, जैसे हम थर्ड पे पहुंचे, तो ये आपका जो ए था, ईयर था 1789 टू 1792 था, ठीक है। और इसके दौरान एक और संधि हुई टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की संधि हुई है इस बार, और ये की संधि हुई है टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान। एंड इसके समय जो गवर्नर जनरल था थर्ड एंग्लो मैसूर के बाद, वो कौन था? कॉर्नवालिस। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अपने को अपना आंसर जो है मिल जाता है, वो आपका है सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस, ठीक है। तो सेकेंड के टाइम वॉरेन हेस्टिंग था, फर्स्ट के टाइम कौन सा? फर्स्ट के टाइम अपना क्लाइव था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट के टाइम क्लाइव क्या था? अपना गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर था, बाद में गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो टीपू सुल्तान और इसके कॉर्नवालिस के बीच में ये संधि हुई सेरिंगपट्टनम की, और सब शांत हो गया फिर से। तो फिर से टीपू ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, लेकिन फाइनली टीपू मर गया और टीपू को मार दिया, ठीक है। और तभी ब्रिटिश का कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इतने पॉइंट अगर प्रॉपरली आप याद रखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा एंग्लो मैसूर वॉर से, ठीक है। सभी की पॉइंट्स जो है, सभी की पॉइंट, अभी इसका डिटेल थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट की पॉइंट याद रखने हैं आपको, जो मैंने आपको बताया। तो इसके समय फोर्थ वॉर के समय कौन था गवर्नर जनरल बंगाल का? लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। इतना प्रॉपरली याद रखो, एक एक पॉइंट जैसे मैंने लिखा है वैसे करो, और आपसे गारंटी आपका एंग्लो मैसूर वॉर का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ भी वेरिएशन होगा तो बाद में मैं अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल अब तक इतना इनफ है आपके लिए। और प्रॉपरली नोट बनाओ, रिवाइज करते रहो करते रहो। अभी तक 62 क्वेश्चन प्रॉपरली क्वालिटी क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका एग्जाम हो, 62 क्वेश्चन को ये 1000 बार रिवाइज करो, ठीक है, करते जाओ रिवाइज एग्जाम से पहले, और डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये 62 क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, ये आपके अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस अभी क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली भी डिस्कस किया है। तो 300 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया 62 में से ही। तो जस्ट प्रॉपरली अपने नोट्स रिवाइज करो जनरल अवेयरनेस के लिए, और जनरल अवेयरनेस में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा ऐसे ही बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो का थोड़ा स्लो आ रहा है, ऑब्वियसली थोड़े रीजन है, ओके, थोड़ा ये चालू अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चालू है, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि बेस्ट तरीके से, आज इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए, खासकर आईबी और अपना और एनएफएल के एग्जाम है ना अभी 6 दिन में, तो उनके लिए तो यस आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा अभी ये 3 दिन में भी एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें 12-13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन, और फिर एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओ, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हो, और रिवीजन करते रहो। ऑल द बेस्ट।